हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, एक नई सीरीज से बात करते हैं वृद्धि और विकास से। वृद्धि और विकास से हर टेस्ट में कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं वृद्धि और विकास कैसे कहते हैं। पिछले यूपी टेट में पूछा गया वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि जो भी हैं, जो एक लार ग्रंथि पूछी गई है। तो आज की वीडियो से दोस्तों आपको एक से दो क्वेश्चन कंपलसरी मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये होती है कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं। तो अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि ये प्रारंभ किस अवस्था से होते हैं, तो दोस्तों आपको लगाना है गर्भावस्था। अगर उसने पूछा कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती है। तो गर्भावस्था की दोस्तों अवस्था होती है तीन। एक होती है डिंबावस्था, एक होती है पिंडावस्था और एक होती है भ्रूणावस्था। अगर क्वेश्चन उसने पूछा है कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ हो रहा है, तो आपको गर्भावस्था लगानी है। और गर्भावस्था की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया, डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। जैसे इनको हम बोलते हैं ओवम, इसको बोलते हैं एम्ब्रॉय और इसको बोलते हैं फेटस। अब देखते हैं वृद्धि और विकास कहते कैसे हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो वृद्धि होती है दोस्तों वो आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, जबकि दोस्तों विकास हमेशा आंतरिक होता है। ठीक है। अगर दोस्तों ये पूछ रहा है कि वृद्धि कैसी होती है, तो ये मात्रात्मक होती है, जबकि विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो विकास जो होता है वो व्यवहार परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि हमेशा संख्यात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है, संख्यात्मक होती है। विकास में हमेशा विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जबकि वृद्धि को 0 से 9 के बीच में संख्या दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसकी। जो वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, जबकि विकास का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। वृद्धि जो संबंधित होती है वो शारीरिक पक्ष से होती है, जबकि दोस्तों विकास जो संबंधित होता है वो 3 पक्षों से होता है, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है दोस्तों। अब बात यहां पर यह की जाती है, जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जबकि वृद्धि किशोरावस्था तक चलती है। वृद्धि कैसे चलती है, किशोरावस्था तक चलती है। अब हम बात करते हैं इसकी। जो वृद्धि होती है वो विशिष्ट होती है, जबकि विकास सामान्य होता है। ठीक है। अब समझे दोस्तों, अगर उसने कहा है कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, समझना, मैं समझा रहा हूं अच्छे से।
तो उसने पूछा कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि गर्भावस्था से प्रारंभ होते हैं। किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? गर्भावस्था से दोनों प्रारंभ हो जाते हैं। अब गर्भावस्था की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, ठीक है, जिसको ओवम, एम्ब्रो, फेटस कहा जाता है। क्लियर है? अब उसने पूछा कि वृद्धि कैसी होती है, तो दोस्तों वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। यानी हमारे हाथ की कुछ ऐसी हड्डियां जो आंतरिक होती है लेकिन बढ़ती तो है, तो आंतरिक और बाह्य होती है, जबकि विकास कैसा होता है? हमेशा आंतरिक होता है। दूसरी बात करते हैं कि वृद्धि जो होती है वो विशिष्ट क्षेत्र में चलती है, यानी शारीरिक रूप से जो भी काम होगा वो वृद्धि कहलाएगी। जैसे राम का वजन 40 किलोग्राम है, मोहन की लंबाई इतनी है, जो कुछ भी आता है वो कैसे विशेष, जबकि विकास हमेशा सामान्य होता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब ये पूछेगा कि वृद्धि किस अवस्था तक चलती है, तो आपको लगानी है किशोरावस्था तक, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब एक बात ध्यान रखना है, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर कहीं पर कोई भी संख्या आती है, आपको एक बात ध्यान रखना कि वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, 0 से 9 के बीच में हमारी संख्या बनी है, और संख्यात्मक होती है, यानी कहीं पर कोई भी हमारी कोई संख्या आ जाती है तो ये समझ लीजिए किसकी बात हो रही है? वृद्धि की बात हो रही है। अगर उसके गुण और विशेषताओं की बात करें तो किसकी बात हो रही है? विकास की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, समझना, नोट डाल के समझना। अब उसने कहा है राम का वजन 20 किलोग्राम है, वह मोहन से कमजोर है, वह मोहन से कमजोर है। अब यहां पर अगर वो बात करे तो नंबर 1 अगर हम पूछे कि इसमें वृद्धि क्या है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करें कि विकास क्या है, तो समझना। अब मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। अब मैंने पूछा कि राम का वजन 20 किलोग्राम है और वह मोहन से कमजोर है। अगर मैंने पूछा कि इसमें वृद्धि क्या है, तो मैंने आपको यह बताया था कि वृद्धि में अगर कहीं पर कोई सी भी 0 से 9 के बीच में संख्या आ जाती है, 0 से 9 के बीच में कोई सी भी संख्या आ जाती है, वो क्या कहलाती है? हमारी वृद्धि। अब यहां पर उसने पूछा है कि राम का वजन कितने किलोग्राम है? 20 किलोग्राम है, तो ये क्या हुआ? हमारी वृद्धि हुई। तो 20 किलोग्राम क्या हुआ? क्योंकि जो भी संख्या हमारी बनी है 20 किलोग्राम है, तो संख्या हुई। अब उसने पूछा को मोहन से कितना है, तो कमजोर है। तो जो कमजोर जो बता रहा है वो उसकी विशेषता ही तो बता रहा है, गुण ही तो बता रहा है। तो विकास क्या हुआ? हमारा कमजोर हुआ। समझ में है? यानी कहीं पर अगर किसी व्यक्ति के गुण और विशेषताओं की बात होती है तो वो विकास कहलाता है। अगर कहीं पर कोई भी संख्या आती है तो वो वृद्धि कहलाती है। अगर आपसे ये पूछे कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? गर्भावस्था से। गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं थी? डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। अब बात यहां पर होती है विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है, जबकि वृद्धि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक चलती है। वृद्धि का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो संकुचित होता है, जबकि विकास का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, यानी प्रत्येक क्षेत्र में फैला हुआ होता है। अब इतना ध्यान रखना, अगर वो इसकी जगह कुछ और भी दे दे, मतलब आपको इतना ध्यान रखना, अगर कहीं पर कोई भी संख्या आती है तो वृद्धि की बात हो रही है, अगर कहीं पर उसके गुण विशेषताओं की बात होती है तो विकास की बात होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इनकी अवस्थाओं को बढ़ते हैं कि अवस्था किसे कहते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। यहां से कंपलसरी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है दोस्तों, आप नोट कर लें इसको। वृद्धि किसे कहते हैं? अभी यूपी टेट में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया कि शैशवावस्था का समय काल कितना है, जबकि उसने गलत माना। कल जो रिजल्ट आया यूपी टेट का, अच्छा कल जो रिजल्ट आया है, तो जिन लोगों का पास हो गया उनको कांग्रेचुलेशन हमारी ओर से। हम आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी पढ़ाते हैं इस वाले चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे हमारी कोचिंग से जो मेरी कोचिंग है अलीगढ़ में दक्ष कंपटीशन क्लासेस, उसमें मैं पढ़ाता हूँ साइकोलॉजी पेडागोजी। उसमें मेरी कोचिंग से हाईएस्ट गया 126 प्राइमरी में और 121 गया शायद जूनियर में। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब पढ़ते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। अभी इसको नोट कर लें, साफ कर दें, देख लें।
अब सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं वृद्धि किसे कहते हैं। समझना, देखो वृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन से है। जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक चलती है। जो आंतरिक व बाह्य होती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखेंगे, नोट डाल के थोड़ा देखेंगे यहां पर। वृद्धि से तात्पर्य किसी एक पक्ष को संख्या प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? संख्या, यानी जिस व्यक्ति को एक संख्या प्रदान की जाती है वो वृद्धि कहलाती है। जैसे राम का वजन कितने किलोग्राम है? 40 किलोग्राम। ठीक है। दूसरा, मोहन का IQ 140 से अधिक है। एक और पढ़ेंगे, श्याम की लंबाई 5 फुट 2 इंच है। अब इन तीनों पॉइंटों में अगर आप देखेंगे तो तीनों पॉइंटों में संख्या की बात हो रही है। जैसे राम का वजन 40 किलोग्राम है, तब भी संख्या आ रही है। मोहन का IQ कितना है? 140 है, तब भी संख्या आ रही है। श्याम की लंबाई कितनी है? 5 फुट 2 इंच है। अब आप तीनों में अगर देखेंगे तो संख्या की बात हो रही है, और इन संख्याओं को अगर देखा जाए तो मैंने जो अभी आपको पढ़ा है वो क्या कहलाता है? हमारा वृद्धि कहलाता है। यानी आपको इतना ध्यान में रखना, अगर कहीं पर कोई भी संख्या आ रही है तो वो वृद्धि लगानी, अगर उसके गुण और विशेषताओं की बात हो रही है। अगर यहां पर देखा जाए प्रतिभाशाली बालक है, जिस बालक का IQ 140 से अधिक होता है हम उसे प्रतिभाशाली कहते हैं। अगर यहां पर प्रतिभाशाली शब्द आएगा तो वो विकास कहलाएगा, और यहां पर 140 IQ आ गया तो वृद्धि कहलाता है। अब यहां पर 5 फुट 2 इंच है तो ज्यादा लंबा कह सकते हैं, कब लंबा कह सकते हैं, मीडिएट, मतलब जो भी कह सकते हैं। जो लंबाई की बात हो रही है वो विकास कहला रहा है। जो यहां पर इंच आ गया है, फुट आ गया, वो वृद्धि कहला रही है। राम का वजन 40 किलोग्राम है, कहते हैं नॉर्मल वेट है। अगर इसको हम ज्यादा कहेंगे कि ज्यादा मोटा है तो विकास कहलाएगा, कम पतला है, कमजोर है तो विकास कहलाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। अब चलते विकास की ओर। विकास भी बड़ी बड़ी इंपोर्टेंट होता है। ये है, अब देखते हैं विकास। देखो, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास किसी भी पक्ष का गुणात्मक पक्ष होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको वृद्धि में बताया था कि वृद्धि होती संख्यात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। जैसे देखो, पहला, राम कमजोर लड़का है। दूसरा, मोहन प्रतिभाशाली है। श्याम कम लंबा लड़का है। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर सब देखा गया तो बिल्कुल गुण और विशेषताओं की बात हो रही है। देखो, राम कमजोर लड़का है तो कमजोर क्या है, यहां पर गुण और विशेषता की तो बात हो रही है। यानी जहां पर गुण और विशेषताओं की बात हो वो विकास कहलाता है। मोहन कैसा लड़का है, प्रतिभाशाली लड़का है। श्याम कैसा है, कम लंबा लड़का है। तीनों की अगर बात देखी जाए तो तीनों गुण और विशेषताओं की बात कर रहे हैं। अगर आपसे यहां पर यह बोले कि संख्या शब्द आ जाए तो वृद्धि कहलाती है, अगर गुण और विशेषताओं की बात हो तो विकास कहलाता है। अब इनकी एक डेफिनेशन आती है। एक आती है मुनरो की, थोड़ा इंपोर्टेंट भी है ये, तो समझना इसको। विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, ये बात किसने बोली है, मुनरो ने बोली है। अगर ये डेफिनेशन आ जाती है, कई बार पूछी गई टेट में, सुपर टेट में पूछी गई शायद 68,500 में, कि मुनरो ने कहा कि विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अगर यहां पर विकास की बात करें तो जहां पर गुण और विशेषताओं की बात हो वो विकास कहलाता है। एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया राम कमजोर लड़का है तो जो कमजोर है उसका गुण ही तो बता रहा है। अगर आप रसगुल्ले खाते हैं, रसगुल्ले ज्यादा मीठा होता है कम मीठा होता है, अगर आप शुगर फ्री रसगुल्ला लेते हैं तो जो शुगर फ्री शब्द जो है वो विकास ही तो, गुण और विशेषताओं की तो बात हो रही है। अगर ये बोला कि मोहन बहुत प्रतिभाशाली लड़का है तो जो प्रतिभाशाली शब्द है वो गुण और विशेषता की तो बात हो रही है। आप इसको नोट कर लें। फिर चलते वृद्धि विकास की अवस्थाओं कितने भागों में बांटा गया। जो भी रिसेंटली कल जो यूपी टेट का रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने क्वेश्चन को गलत माना है कि उन्होंने पूछा शैशवावस्था का समय कितना है, तो वैसे राइट आंसर तो उसका जन्म से 6 वर्ष होना चाहिए, लेकिन जन्म से 2 वर्ष माना उन्होंने। लेकिन जन्म से 2 वर्ष अगर माना है तो रॉस के अकॉर्डिंग माना जाता है। अगर वो रॉस का मनोविज्ञान का नाम देते हैं तो राइट आंसर ठीक था, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने, उनका नंबर क्वेश्चन गलत ले लिया उनका। जो बच्चों को ठीक था, कुछ बच्चों ने 0 से 2 वर्ष लगाया तो वो तो खुश हो रहे हैं कि साहब हमारा तो 0 से 2 वर्ष सही हो गया, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो गलत आंसर लगाया आयोग ने।
उनको देखना चाहिए, मतलब कि जब रॉस के अनुसार पूछा गया तो 0 से 2 वर्ष लगाना चाहिए, अगर रॉस नहीं दिया तो 0 से 6 वर्ष लगाना चाहिए, यानी जन्म से 6 वर्ष लगाना चाहिए। तो कुछ लोगों का गलत हो गया, कुछ लोगों का सही हो गया, तो जो उनका गलत हो गया वो बेचारे दुखी हैं, और जिनका सही हो गया है वो बेचारे खुशी हैं, क्योंकि रिजल्ट आ गया कल तो अच्छा है। जिन लोगों का पास हो गया उनके लिए आज जो राम नवमी है वो उनके लिए अच्छी है, अच्छे से पकवान खा रहे होंगे, और जिन लोगों का फेल हो गया वो बेचारे वाले दुखी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कुंभ का मेला नहीं है, अभी आने वाला और है, आगे वाले की तैयारी करें। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आप हार गए तो फिर बिल्कुल जीवन का कुछ नहीं होगा, मतलब कभी हारना ही नहीं है। एक ध्यान रखना है कि जीवन ही संघर्ष होता है हमारा। अगर हमें चुनौती बार बार मिल रही है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके लिए कोई एक नई अच्छी जॉब इंतजार कर रही है। जरूरी नहीं कि आप एक बार हार गए तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं। संघर्ष चुनौतियों से भरा ये जीवन एक आनंददायक होता है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, जितनी देर में मिलेगा उतना ही मजा आएगा। अब देखिए वृद्धि विकास की अवस्थाओं को। अब बात यहां पर ही आती है दोस्तों कि अगर वो ये क्वेश्चन ये पूछता है वृद्धि और विकास की अवस्थाएं को कितने भागों में बांटा गया, यानी मैं अगर आपसे ये बोलूं प्रकार कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया, या प्रकार वाली बात करें तो दोस्तों आपको 2 लगाने हैं। कितने लगाने? 2। समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म से पूर्व, या इसको बोल सकते हैं मैं गर्भावस्था। ठीक है, अब गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। देखना, एक होता है डिंबावस्था, एक होता पिंडावस्था, और एक होता भ्रूणावस्था। इसका समय होता है 0 से 8 वीक, 0 से 2 वीक। इसका समय होता है 3 से 8 वीक, और इसका समय होता है 9 वीक से जन्म तक। क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गर्भावस्था है जन्म से पूर्व की अवस्था नहीं है। तो आप देख लेना, 3 लिख दिए मैंने। अब क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि दूसरी अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है जन्म के बाद। जन्म के बाद। अब देखो क्वेश्चन अगर उसने पूछा कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 ही भागों में लगाना आपको, जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। कभी कभी हम क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कभी कभी पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 4 लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। अब 3 भागों में कैसे बांटेगी ये देखो। अब इसमें हम 2 पढ़ेंगे, समझना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रॉस के अनुसार। अब रॉस के अनुसार कितनी है दोस्तों? 4 है, ये ध्यान रखना। अब 4 कौन कौन सी है देखो। पहला शैशवावस्था, दूसरी पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी उत्तर बाल्यावस्था, और चौथी है किशोरावस्था। अगर हम इनके समय की बात करें तो इसका समय लगाना है हमें 0 से 2 वर्ष, इसका समय लगाना है 3 से 6 वर्ष, इसका समय लगाना 6 से 12 वर्ष, और यह समय लगाना है 12 से 18 वर्ष। जो भी कल रिजल्ट है यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। अगर हम दूसरे की बात करें, ये वाली बात होती है हमारी, एक तो रॉस के अनुसार होगी। अब दूसरे में पढ़नी शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से। शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कितनी दोस्तों? 3 है। देखो, पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, और तीसरी है
किशोर अवस्था। अब इसका जो समय माना गया 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष, बात एक ही है। इसका जो समय माना गया 6 से 12 वर्ष माना गया है, और इसका समय 12 से 18 और 13 से 19 वर्ष माना गया। 32 19 टीन एज कहा गया। अब जो यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया, जो उसने गलत माना कल, संशोधन आंसर के बाद भी उसने गलत मान दिया है। तो अगर रॉस के अनुसार पूछे शैशवावस्था का समय कितना है, तो 0 से 2 वर्ष है, जो उसने गलत लगाया, जबकि उसने रॉस नाम दिया नहीं था। उसने पूछा था शैशव काल का समय कितना है, तो एक ऑप्शन में यह था 0 से 2 वर्ष तक, और एक ऑप्शन में था जन्म से 6 वर्ष तक। अगर रॉस लगा हुआ होता तो 0 से 2 वर्ष हम मानते, राइट आंसर होता, लेकिन रॉस नहीं लगा हुआ होता तो फिर हमें यह पढ़ना होता है शैशवावस्था का समय 0 से 6 वर्ष है, 0 से 5 वर्ष है, जन्म से 6 वर्ष। लेकिन उसने बच्चों के साथ मतलब गलत किया है। अगर रॉस देता है तो 0 से 2 वर्ष आप राइट आंसर मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन रॉस नहीं दे रहा है, शैक्षिक मनोविज्ञान भी नहीं दे रहा है, तो फिर राइट आंसर ही होगा। क्योंकि रॉस जो मनोवैज्ञानिक है, अगर मैंने कोई काम किया है, अगर मेरा कोई काम आपके काम आ रहा है, तो मेरे नाम की पहचान होगी ना। अगर रॉस ने 0 से 2 वर्ष उस समय को माना है, तो आप क्वेश्चन इस तरह से दीजिए ना कि रॉस के अनुसार शैशव काल का समय कितना है, जबकि आपने रॉस दिया नहीं है, तो फिर राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। जो गलत आंसर की मैं दिया, जो रिजल्ट भी आगे कल और आज शो नहीं हो रहा, शायद बहुत बिजी चल रही है, टेट का हमेशा ये हंगामा होता है। अब आपको इतना ध्यान रखना है, अगर रेट अभी भी डले, अगर जैसे कुछ भी हो, तब भी राइट आंसर इसका 0 से 2 वर्ष नहीं लगेगा, जो रिजल्ट में उसने दिया है, तब भी राइट आंसर 0 से 6 वर्ष ही होगा। लेकिन मान लिया आयोग के आगे कहां चलेगी, उसने एक बार जो कमेंट वर्ड कर दिया तो फिर सुनता ही नहीं अपने आप की, ऐसा है ना। तो रॉस के अनुसार अगर ये पूछे शैशवावस्था का समय कितना है, तो 4 लगानी है। अगर सॉरी, रॉस के अनुसार ये पूछे अवस्थाओं के भाग कितने हैं, तो 4 लगानी है। देखो बहुत से लोग आपको ये पढ़ाते होंगे हर लॉग के अनुसार ये है, उसके अनुसार ये है, कॉल्सनिक के अनुसार ये है, उसने ये बताया। लेकिन राइट आंसर अगर आपको देखा जाए तो सिर्फ 4 चीज पढ़नी है। अगर उसने पूछा वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 लगानी है, जन्म से पूर्व या गर्भावस्था और जन्म के बाद की। अगर जन्म से पूर्व की अवस्था को हम पढ़ेंगे तो 3 है, डिंबावस्था, पिंडावस्था, बूढ़ावस्था। डिंबावस्था का समय हमने बताया 0 से 2 वीक, और पिंडावस्था का समय होता है 3 से 8 वीक, और बूढ़ावस्था का समय हमने बताया 9 से 20 से जन्म तक जो जन्म हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब उसने पूछा जन्म के बाद की अवस्थाओं को पूछते हैं, तो फिर वो नाम देगा। अब नाम जो देता है वो रॉस का पढ़ना होता है, जो हमारे सिलेबस में और शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से पढ़ना होता है। अगर रॉस के अनुसार पूछे तो रॉस के अनुसार शैशवावस्था यानी कितनी अवस्थाओं को बांटा गया है, तो आपको लगानी 4। यानी रॉस ने वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। यानी शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। अब शैशवावस्था का समय रॉस ने कितना माना, 0 से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना माना, उससे 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था का समय कितना माना, 6 से 12 वर्ष, और किशोर अवस्था का समय माना 12 से 18 वर्ष। अब यहां पर हम देखते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं में पढ़नी है, तो 3 है। ये सीटेट में कई बार पूछा गया। एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से अपने छात्रों को कितनी अवस्थाओं का अध्ययन कराएगा, तो दोस्तों 3 अवस्थाओं का, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। शैशवावस्था का समय कितना है, 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था का समय कितना है, 6 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था का समय कितना है, 12 से 18 और 13 से 19। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस वाली अवस्था के जनक कौन है, तो इस वाली अवस्था के जनक कौन है, वैलेंटाइन। इस वाली अवस्था के जनक कौन है, कोल एंड ब्रूस। इस वाली अवस्था के जनक कौन है, स्टेनले हॉल। अब एक और क्वेश्चन यहां से पुट होता है, समझना वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अब उसने पूछा कि शैशवावस्था को कौन सा काल कहते हैं, तो सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं, शैशवावस्था को। दूसरा, सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को। तीसरा, सीखने का समस्यात्मक काल किसे कहते हैं,
किशोर अवस्था को। अब यहां पर अगर एक क्वेश्चन एक पुटअप होता है, देखो समझना। अब उसने पूछा शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? वैलेंटाइन ने कहा है। सीखने का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने कहा है। अगर ये पूछे शैशवावस्था के जनक कौन है? वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को क्या नाम दिया? सीखने का आदर्श काल। अगर आपसे ये पूछे कि बाल्यावस्था के जनक कौन है? कोल एंड ब्रूस। बाल्यावस्था को सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने। अब पूछे किशोर अवस्था को कौन सा काल कहा जाता है? सीखने का समस्यात्मक काल। किसने कहा? स्टेनली हॉल ने। और एक और क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि किशोर अवस्था का एक और नाम जो होता है वो होता है टीनेज दोस्तों, जो हम आपको आगे वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। ये होता है टीनेज। अगर उसने पूछा टीनेज किस अवस्था को कहा जाता है? किशोर अवस्था को। सीखने का आदर्श काल किसको कहते हैं? शैशवावस्था को। सीखने का अनोखा काल किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। सीखने का समस्यात्मक काल किससे कहते हैं? किशोर अवस्था को। शैशवावस्था के जनक कौन? वैलेंटाइन। बाल्यावस्था के जनक कोल एंड ब्रूस। और किशोर अवस्था के जनक स्टेनले हॉल। ये था दोस्तों वृद्धि और विकास का एक छोटा सा पार्ट, जो मैंने आपको ये बता दिया कि वृद्धि कैसे कहते हैं, विकास कैसे कहते हैं। वृद्धि कहां से प्रारंभ होती है, विकास प्रारंभ कहां से प्रारंभ होता है, वृद्धि कहां तक चलती है, विकास कहां तक चलती है। ये पूरा डिफाइन करने के बाद मैंने आपको बता दिया कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं कितनी होती है। अगर ये पूछे वृद्धि विकास की अवस्थाओं कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, जन्म से पूर्व, जन्म के बाद। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो गलत माना, जो अभी टेट में माना है। बाकी आप इसको नोट कर लीजिए, इससे कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट हम कल अपलोड करेंगे, फिर उसका तीसरा पार्ट हम अपलोड करेंगे, यानी पार्टों में अपलोड कर रहे हैं वृद्धि और विकास के पार्ट जो भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेट, सीटेट और सुपर टेट, आप पेडागोजी, साइकोलॉजी किसी भी टेस्ट की पढ़ना चाहें। DSSS का भी एग्जाम खत्म हुआ है, जो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छा मतलब स्टैंड किया को भी। सीटेट भी अच्छा रिजल्ट गया मेरी कोचिंग से। सुपर टेट, यूपी टेट, आप किसी की भी साइकोलॉजी, पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं। और सुपर टेट में अपने 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कंपलसरी आउट नंबर मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि एक नंबर भी हट जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।